तो हम पढ़ रहे थे 1861 का अधिनियम। 1861 का अधिनियम क्यों बनाया गया था? तो प्रांतीय व्यवस्थाओं को अलग अलग किया गया और प्रतिनिधि संस्थाओं का निर्माण किया गया। क्या किया गया इसमें प्रतिनिधि संस्थाओं का निर्माण किया गया कि 1861 वाले में प्रतिनिधि संस्थाओं का क्या हुआ? निर्माण हुआ, उदय हुआ। इसके अलावा आपसे पूछ ले विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई कि भारत के अंदर विभागीय प्रणाली को प्रारंभ कर दिया गया, अलग अलग विभागों में बांट दिया गया। हम पढ़ रहे हैं 1861 का परिषद अधिनियम, प्रांतीय व्यवस्थाओं को अलग अलग किया गया, इसमें प्रतिनिधि संस्थाओं का निर्माण किया गया और विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। तो इस विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया था लॉर्ड कैनिंग ने। आपसे पूछ ले भारत में विभागीय प्रणाली को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने अलग अलग व्यवस्थाओं का उदय करके इसको प्रारंभ किया। इसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम, कौन सा है आगे वाला? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब देखो 1892 भारत परिषद अधिनियम क्या है भाई? आपसे पूछ ले कि 1892 वाला भारत परिषद अधिनियम क्या है? 1892 वाले को क्यों बनाया गया या 1892 वाले को क्यों लागू किया गया, इसको जानने के लिए हमें देखना होगा कि कांग्रेस की 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। भारत में किसकी स्थापना होती है? कांग्रेस की स्थापना। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होने के कारण किसको लागू किया गया? 1892 वाले को लागू किया गया। 1892 वाला लागू हुआ अधिनियम कांग्रेस की स्थापना के कारण हुआ था। ओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी कांग्रेस की स्थापना? ओ ह्यूम ने की थी कांग्रेस की स्थापना, उसके कारण। दूसरा इसका इफेक्ट था इलबर्ट विवाद के कारण कि इसे लागू करने का मुख्य कारण था इलबर्ट विवाद उत्पन्न हो गया था भारत में। उस विवाद को समाप्त करने के लिए, उस विवाद को दूर करने के लिए किसे लागू किया गया? 1892 वाले अधिनियम को लागू किया गया। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और 1892 में इलबर्ट विवाद उत्पन्न होता है, उसको दूर करने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया। इसके बाद आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1909 वाला। क्या पढ़ेंगे? 1909 वाले का अध्ययन करेंगे हम। 1909 भारत परिषद अधिनियम सबसे मुख्य होता है, मुख्य इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से भी और कंपटीशन की दृष्टि से भी मुख्य माना गया। तो आप नोट करते होंगे, साथ साथ में मेरी यही आशा है कि नोट करते रहना भाई। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब देखो भारत परिषद अधिनियम है, 1909 वाले को क्यों लागू किया गया? इसके दो कारण हैं। इसका दूसरा नाम आपसे पूछ ले कि इसे अन्य किस नाम से जाना जा सकता है? मार्ले मिंटो अधिनियम। किस नाम से? कि 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। फेमस है ये कि मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 ज़्यादा फेमस। तो मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से 1909 वाले को लागू किया गया। अब देखो इसे मार्ले मिंटो क्यों कहा जाता है, क्या कारण है इसका? तो ये तो जो आपको नाम दिखाई दे रहे हैं मार्ले मिंटो, ये दोनों ही ब्रिटिश अधिकारी हैं। क्या है भाई? ब्रिटिश अधिकारी। कहने का मतलब मार्ले जो है, मार्ले ये था
भारतीय सचिव बन के आया था। क्या बन के आया था? भारतीय सचिव। और मिंटो वॉइस राय बन के आया था। तो दो अधिकारी आए थे, एक तो भारत का वॉइस राय बन के आता है, एक भारत का सचिव बनकर आता है। अब देखो ये इनकी एक ऐसी सोच, ऐसी उपज थी कि भारत को जड़ सहित नष्ट करने की, लेकिन भारतीय कहा जाता है ना, भारतीय वो संस्कृति है जिसको नष्ट करने में कई देश हैं वो खुद नष्ट हो जाते हैं। तो मार्ले मिंटो के नाम से इसका नाम पड़ा है। पूछ ले कि एक तो मार्ले है वो भारतीय सचिव बन के आया था और मिंटो जो है वो वॉइसराय बन के आया था। इनकी प्रमुख क्या है? देखो इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की कि भारत में 1909 वाले अधिनियम के माध्यम से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का उदय होता है। क्या बनती है? एक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली बनती है। कहने का मतलब कि भारत की जनता को अलग अलग वर्गों के आधार पे बांटने की कोशिश की गई थी मार्ले मिंटो द्वारा, इसलिए इसे 1909 का भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। या हम कह सकते हैं फूट डालो राज करो की नीति जो प्रारंभ की गई थी वो यहीं से थी कि अलग अलग बांट दो भारतीय जनता को, और जब भारतीय जनता अलग अलग बंट जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, हम अधिकतर समय तक शासन कर सकते हैं। इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की। ये देखो सोच देखो इनकी, मार्ले मिंटो, इन्होंने भारतीय जो मुस्लिम थे, भारतीय जो थे, इंडियन जो थे, उनको अलग भारत से अलग करने की कोशिश प्रारंभ कर दी। अलग से निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था प्रारंभ कर दी, बीज बोने शुरू कर दिए ताकि भारत में आने वाले समय में ऐसी कोई दिक्कत पैदा ना हो। तो भारतीय अधिनियम में सांप्रदायिक दंगों के आधार पे निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ कर दी। दूसरा कि मुसलमानों जितने भी हैं, इंडियन जो मुस्लिम जितने भी हैं, उनको अलग से अपना मत देने का या फिर निर्वाचन में भाग लेने का व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो इंडियन ही है सभी, उस दौरान भारत पाक साथ में थे तो इसलिए इंडियन मुस्लिम थे, उनको बांटने की कोशिश की गई। इसके बाद देखो मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। आपसे पूछ ले कि किस व्यक्ति को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है, तो कहोगे मार्ले मिंटो को कहा जाता है। तो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है वो हम कह सकते हैं कि फेमस मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से ज़्यादा है, क्योंकि मार्ले भारतीय सचिव बन के आया था और मिंटो वॉइसराय बन के आया था। दो अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने आते ही सांप्रदायिक व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया। इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ कर दिया और इस कारण इसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। अब देखो आगे, इसके बाद इन्होंने आगे वाला आता है मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 वाला आता है मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अब आपसे पूछ ले कि इसमें क्या हुआ था। (1919) भारत परिषद अधिनियम या 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारतीय
परिषद अधिनियम 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम कि ये क्या था 1919 वाला, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम क्यों कहा जाता है। तो देखो कि 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से इसको कहा जाता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। दूसरा नाम क्या है इसका, आपसे पूछ ले, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्यों कहा जाता है, ये भी दो ब्रिटिश अधिकारी थे, नामकरण क्यों पड़ा इसे 1919 का, हम कह सकते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ये भी कह सकते हैं क्योंकि ये दो व्यक्ति थे जो भारत आए थे। कहने का मतलब है कि जो मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेस्क्यू ये था ब्रिटिश सचिव, भारतीय सचिव, ब्रिटिश द्वारा तैनात किया हुआ भारतीय सचिव मॉन्टेस्क्यू। चेम्सफोर्ड पूछ ले आपसे, ये चेम्सफोर्ड था भारतीय वॉइसराय। तो ये दो थे भारतीय सचिव वॉइसराय, ये मार्ले मिंटो से उल्टे थे। कहने का मतलब ये दो अच्छे व्यक्ति थे, वो दो बुरे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के विभाजन की सोची। वॉइसराय भारतीय सचिव मॉन्टेस्क्यू, चेम्सफोर्ड वॉइसराय। इन्होंने क्या किया देखो, इन्होंने प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की। अब आपसे पूछ ले कि इन्होंने प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की किसके माध्यम से, 1919 वाले अधिनियम के माध्यम से। इसके अलावा द्विसदनीय, जो दो सदनीय भारत है, लोकसभा और राज्यसभा, जिससे हम अपने संविधान में पढ़ते हैं, वो कहाँ की देन है, 1919 वाले अधिनियम की देन है। द्विसदनीय या फिर कह सकते हैं द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की। द्वैध शासन प्रणाली कहाँ से प्रारंभ हुई है, 1919 वाले अधिनियम से प्रारंभ हुई है। इसके अलावा देखो प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, द्वैध शासन प्रणाली व्यवस्था, और 1919 में इसे बनाया गया था और 1921 में लागू हुआ था। अब आपसे पूछ ले कि 1919 वाला अधिनियम कब लागू किया गया, 1919 में बना था और लागू 1921 में हुआ था। तो ये 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो 1919 वाले अधिनियम को हम आगे, इसका अलग से पॉइंट रहेगा 1919, 1935, तो उनका गहराई से अध्ययन करेंगे। एक बार हम विकास क्रम पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको मैंने बता दिया। अब देखो आगे 1919 वाले अधिनियम के बाद आता है 1935 वाला अधिनियम। आपसे पूछ ले कि इस अधिनियम में क्यों पारित किया गया या फिर क्या हुआ था। फूट डालो राज करो की नीति का विस्तार है, इसी में हुआ था। आपसे पूछ ले कि फूट डालो राज करो की नीति का विस्तार किस अधिनियम से हुआ था। अब देखो 1935 का भारत परिषद अधिनियम कौन सा है, 1935 का भारत परिषद अधिनियम। अब देखो 1935 का भारत परिषद अधिनियम है, मुख्य तौर पे याद किया जाता है फूट डालो राज करो की नीति के लिए, कि इस नीति में फूट डालो राज करो की नीति का विस्तार कर दिया गया था। इसके अलावा देखो इस अधिनियम में नियम में 321 धाराएं और 10 भाग थे। तो
अपना जो संविधान है जिसे हम पढ़ते हैं, अनुसूचियां भी कह सकते हो, 10 अनुसूची जो हम पढ़ते हैं कि 395 अनुच्छेद और इसके अलावा हम पढ़ते हैं 22 भाग और 12 अनुसूचियां और अधिकतर भारतीय जो संविधान का आगे हम पढ़ेंगे विस्तार से तब आएगा कि अधिकतर भारतीय संविधान का जो प्रारूप है या कहने का मतलब संविधान में जो बातें लिखी हुई है वो 1935 के अधिनियम से ली गई है। अधिकतर बातें यहीं से ली गई है क्योंकि ये सबसे बड़ा अधिनियम था उस दौरान का, क्योंकि 321 धाराएं थी और 10 क्या थे इसमें भाग थे। इसके अलावा इस अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। अब आपसे पूछ ले कि 1935 का अधिनियम है, फूट डालो राज करो की नीति वाला कैसे है, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली जो मार्ले मिंटो की देन थी जो ऊपर छोड़ के गए थे वो 1935 वाले अधिनियम में उसका विस्तार कर दिया कि फूट डालो राज करो। तो इसी अधिनियम के माध्यम से धीरे धीरे आगे पाक की मांग उठने लगी थी। तो हम पढ़ेंगे कि 1935 का जो अधिनियम है इसमें आगे आपको विस्तार से पढ़ना होगा क्योंकि इसका भी एक अलग से पॉइंट है, तो उसमें अध्ययन करेंगे तो आपको बताया जाएगा। और इसी अधिनियम में प्रधानमंत्री अधिनियम से प्रधानमंत्री व मिनिस्टर जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा। तो आपसे पूछ ले किस अधिनियम से प्रधानमंत्री व मिनिस्टर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा, तो कहोगे कि 1935 वाले भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। इसके अलावा देखो इसी में प्रिविल काउंसिल व्यवस्था प्रारंभ की गई। कहने का मतलब न्याय व्यवस्था और न्याय होता था कहाँ पे? ब्रिटेन। तो इसी अधिनियम में जैसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, वर्तमान में अब जो प्रधानमंत्री है उस व्यवस्था या मिनिस्टर जैसी व्यवस्थाओं का क्या होने लग गया था? इस्तेमाल होना प्रारंभ हो गया था। तो ये था 1935 का भारत परिषद अधिनियम। 1935 वाले को फूट डालो राज करो की नीति का अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें 321 धाराएं, 10 भाग या 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था, बढ़ावा दिया गया था ज़्यादा से ज़्यादा आगे। पहले इसी अधिनियम के अंदर प्रधानमंत्री और मिनिस्टर जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ और न्याय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से प्रारंभ होने लग गई थी सीधा। और इस 1919 और 1935 वाला एक अलग से क्वेश्चन बनेगा आपका, उसमें इसका विस्तार से अध्ययन बताएंगे क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं सीधा विकास क्रम। अब आपसे पूछ ले कि इसके बाद क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन हुआ था 1942 में। 1942 का क्रिप्स मिशन क्या कहा जाता है भाई? अब 42 आ गई, जल्दी आ जाएगी 47 भी। (1942) का क्रिप्स मिशन कहने का मतलब 1942 में एक आयोग आया था भारत में। आयोग का नाम दिया गया था क्रिप्स मिशन। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था इस मिशन का? आपसे पूछ ले कि जो ये क्रिप्स मिशन है इस आयोग के माध्यम से भारत में पाक की मांग
कि इसी आयोग के तहत भारत में पाकिस्तान की मांग होने लगी थी। किसकी मांग होने लगी थी? पाकिस्तान, पाक नाम से या पाकिस्तान नाम से अलग देश बनने की जो मांग है वो क्रिप्स मिशन के माध्यम से हुई थी। इसी में क्या हुआ था, सर्वप्रथम संवैधानिक सभा की मांग कि इस मिशन के माध्यम से सबसे पहले संवैधानिक सभा के निर्माण की मांग हुई थी। इसे गांधी जी ने क्या कहा है? देखो, गांधी जी ने डेड चेक कि मरा हुआ चेक, डेड चेक कहा है। किसने कहा? गांधी जी ने। बैंकों का दिवालिया, इस मिशन को बैंकों का दिवालिया किसने कहा है? अब आपसे पूछ ले, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1942 का क्रिप्स मिशन आयोग, भारत पाक के अलग अलग विभाजन करने की मांग होने लग गई, पाकिस्तान नाम से अलग देश की मांग होने लग गई। संवैधानिक सभा की मांग का प्रथम प्रयोग इसी में हुआ था। गांधी जी ने, क्योंकि इसमें भारत पाक नाम से दो देश बन रहे थे, इसलिए डेड चेक का है, क्योंकि भारत को बांटने का आयोग का है या मिशन का है। और अगर बंटवारा हो जाता है तो भारतीय बैंकों का दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से या संवैधानिक सभा का निर्माण होता है तो बैंक है उनमें भारतीय राजस्व खजाना है वो समाप्त होने लग जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। इसके बाद देखो 1946, अब आपसे पूछ ले 1946 का क्या कहोगे कि 1946 में क्या हुआ था? तो 1946 में एक व्यक्ति आया था, कैबिनेट मिशन कहा जाता है इसे, कैबिनेट मिशन क्या कहा जाता है भाई? कैबिनेट मिशन कहा जाता है। पूछ ले, जो व्यक्ति आया था वो 24 मार्च 1946 को आया था, कैबिनेट मिशन बनके 24 मार्च 1946 को भारत आया और राज्यों का सामूहिककरण करना था। सामूहिककरण करना क्या उद्देश्य था इसका? 24 मार्च 1946 को आना भारत में कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनका सामूहिककरण कर देना, एक जगह कर देना। तो 1942 का क्रिप्स मिशन आयोग, भारत में पाक की मांग उठने लगी और सर्वप्रथम संवैधानिक सभा की मांग, गांधी जी ने डेड चेक, बैंकों का दिवालिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 का कैबिनेट मिशन, 24 मार्च 1946 को भारत आया और राज्यों का सामूहिककरण। अंतिम जो रहा है इसका वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। पूछ ले कि इसमें भारत पाक का विभाजन हो जाता है और सबसे कम समय में यह पारित होता है, दो नए देश बन जाते हैं और दोनों देशों की सीमा का निर्धारण सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में होता है और वहाँ की महारानी ये घोषणा कर देती है कि 20 फरवरी 1947 को घोषणा करती है कि 30 जून 1947 को भारतीय शासन स्थापित हो जाएगा। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अंतिम 1947 क्या हुआ? भारत व पाक विभाजन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन, दो क्या बन गए नए देश, किसमें? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 वाले में। अब पूछ ले कि सबसे कम समय में पारित होने वाला अधिनियम, कि सबसे कम समय में जो पारित हुआ है वो अधिनियम कौन सा है? 1947 का, क्योंकि भारत क्या होने वाला है? आज़ाद। इसके बाद दोनों कॉमन सभा में
कॉमन सभा से पारित होने वाला अंतिम अधिनियम कि कॉमन सभा से पारित होने वाला अंतिम अधिनियम भी कौन सा ये। इसके बाद पूछ ले आपसे कि पाक व भारत की सीमा का निर्धारण सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में पूछ ले कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन की महारानी ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। कहने का मतलब अपना संविधान बनाने की शुरुआत की जाएगी। तो ये था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। 2 देश बन गए इस अधिनियम से, कौन कौन से, भारत और पाक के नाम से। सबसे कम समय में क्योंकि उस दौरान इतना समय नहीं था किसी के पास कि समय रहते हुए काफ़ी टाइम लगाते हुए इसे पारित किया जाए, क्योंकि भारत पाक नाम के 2 देश बन रहे थे, तो सबसे कम समय में पारित करना पड़ा। कॉमन सभा में अंतिम पारित होने वाला अधिनियम था, क्योंकि ब्रिटिश को मुहर लगानी पड़ी कि अब 2 देश नए बनेंगे, और जो 2 नए देश बनेंगे उनके बीच की जो सीमा बनेगी वो कौन निर्धारित करेगा, सर रेडक्लिफ निर्धारित करेगा। और 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन की महारानी ने घोषणा कर दी। 30 जून 1947 को भारत अपना अलग से संविधान का निर्माण कर सकता है और संविधान सभा का निर्माण कर सकता है, और अपने देश में किस प्रकार का शासन लागू करना है वो निर्माण कर सकता है। तो आपने साथ साथ में नोट किया है, नोट करते रहना ताकि आपको क्लासें समझ में आती रहे। और अगर कहीं पे आपको डाउट लगे, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मैं यही आशा करता हूँ कि आपको ये क्लासें पसंद आई होगी।